z is equals to a square b raised to 1 by 3 divided by c root d, and error in a is 1%, in b is, ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी रेश टू 1 बाई 3 अपॉन सी इंटू रूट डी, ठीक है, एक पावर बेस्ड फंक्शन आपको दिख रहा है, राइट, इसमें पावर्स कुछ और भी हो सकती हैं, होंगी लगभग कुछ इसी तरह की। अब ये फंक्शन देने के साथ साथ हमें इन इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटीज पर बेस्ड है, z, a, b, c एंड d, 4 क्वांटिटीज पर बेस्ड है, और चारों की इंडिविजुअल परसेंटेज एरर हमें दी हुई है। एरर इन A is 1%, एरर इन B is 3%, एरर इन C is 2% and error in D is 1%. Then find percentage error in Z. Z में परसेंटेज एरर हमें फाइंड करनी है, तब यहां पर किस तरह से आप इसमें परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो यहां पर जो दिया हुआ है उसको डायरेक्टली कैसे लिखा जा सकता है, इट इज ए स्क्वायर b रेज टू 1 बाई 3 c रेज टू -1 एंड d रेज टू -1 बाई 2। कुछ इस तरह से न्यूमरेटर में लिख लिया, आप चाहे ना लिखें, डायरेक्ट भी इस चीज को किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको पावर कितनी है ये बात समझ में आनी चाहिए, राइट। सो अब अगर मुझे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है z में, दैट मीन्स डेल्टा z बाई z। देखिए, किसी भी परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले रिलेटिव ही कैलकुलेट करनी पड़ती है। रीजन, रिलेटिव और परसेंटेज एरर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो रिलेटिव एरर को, वो क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर, राइट। सो इसलिए आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको कहा जाएगा परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो, बट लिखते समय स्टार्ट करेंगे रिलेटिव एरर से, बिकॉज लास्ट में सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और बाकी अगर क्वेश्चन इस तरह का हो तो उसमें एक स्टेप पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। आई विल शो यू किस तरह से। तो पहले हम अपने रूल के हिसाब से इसको लिखते हैं। अब डेल्टा z बाई z अगर मुझे लिखना है, पहले क्वांटिटी पड़ी a स्क्वायर, पावर कितनी है 2, तो 2 बाहर आएगा, जो क्वांटिटी है उसकी रिलेटिव एरर। नाउ प्लस b रेज टू 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 बाहर, डेल्टा b बाय b, प्लस c रेज टू -1। अब ये -1 बाहर आना चाहिए, बट नहीं, मोड की वजह से सिर्फ 1 बाहर आएगा, एंड डेल्टा c by c, and the last term d raised to -1 by 2, so it will become 1 by 2 delta d by d। ध्यान रहे, किसी भी जगह पर किसी भी तरह से आपको माइनस साइन का यूज नहीं करना। पूरे एरर वाले टॉपिक में हमेशा एरर को डील करते समय आप प्लस साइन का ही यूज करेंगे, ओके। सो ऐसी कंडीशन में डेल्टा z बाय z मुझे चाहिए थी परसेंटेज एरर, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मैंने लेफ्ट साइड 100 से मल्टीप्लाई किया है तो वो राइट साइड भी होना चाहिए, इसलिए सभी टर्म्स में डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस डेल्टा c बाय c इंटू 100 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा d बाय d इंटू 100, ऐसा रहेगा, राइट। ऐसा लिखते ही लेफ्ट साइड मुझे परसेंटेज एरर मिल गई, राइट, किसमें, z में मिल गई। तो जस्ट टू रिप्रेजेंट इस तरह से लिख लेता हूं, परसेंटेज एरर इन z, और ये क्या बन गया, तो ये बन गया 2 परसेंटेज एरर इन a प्लस 1 बाई 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन d, राइट। कुछ इस तरह से बन चुका है, और अब मुझे सिर्फ गिवन वैल्यूज को ही यहां पर रखना है। क्या क्या वैल्यूज थी समझ लो, क्या क्या दिया हुआ था। परसेंटेज एरर इन a, हाउ मच, इट वाज 1% ओनली, प्लस 1 by 3 percentage error in B, it was 3%, plus
percentage error in C, it was 2%, and percentage error in D, it was 1% as given. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1/3 इंटू 3 यानी 1 प्लस 2 प्लस 0.5। कुल मिलाकर हमें यहां पर फाइनल रिजल्ट मिलता है दैट परसेंटेज एरर इन Z इज इक्वल्स टू 2 + 1 3 + 2 5 + 0.5 5.5%। दैट्स इट, डन। ये हमारे पास यहां पर आंसर होगा। ठीक है, तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस आपको रिलेटिव एरर में मिलते चले जाते हैं। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो एरर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये भी एक तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड कई तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो वन ऑफ देम इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन इज, in determination of acceleration due to gravity, the formula T is equals to 2 pi root over L upon G. The error in the measurement L and T are 1% and 2% respectively. The maximum percentage error in the value of G is. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फॉर्मूले में जो डाटा हमें गिवन है वो किस किस के लिए गिवन है? L एंड T के लिए गिवन है। L एंड T, राइट। अब इस L एंड T में, ये L एंड T के लिए देखा जाए तो कहां पर है? ये रहा L और ये रहा T, जबकि वैल्यू किसकी पूछी गई है? G की। तो इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट नहीं करना। सबसे पहले ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना रहेगा कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सबसे पहले आप पूरे एक्सप्रेशन को उसकी टर्म्स में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ऐसा जरूरी है। अगर आपने डायरेक्ट सोल्व किया, राइट, जैसे मैं साइड में करके दिखा देता हूं। मान लीजिए आप कहते हो कि T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L अपॉन G, ऐसा लिखकर डेल्टा T बाई T, ऐसे भी तो हम इसको कर सकते थे, हाफ ऑफ डेल्टा L बाई L प्लस हाफ ऑफ डेल्टा G बाई G। तो ऐसा करना गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर जो डेल्टा G बाई G की जब आप वैल्यू निकालोगे तो टेक्निकली आप क्या करोगे? डेल्टा T बाई T में से ये वाला पूरा टर्म माइनस करोगे। दैट मीन्स आप दो रिलेटिव एरर के टर्म्स को माइनस कर दोगे, जो करना हमारे लिए हमारे सिलेबस में अलाउड नहीं है। अब अगर नहीं है ऐसा तो फिर हम क्या करेंगे? तो सीधे सीधे इसको मैं हटा देता हूं। तो सीधे सीधे हमारे पास जो डाटा है उसमें से जिसकी वैल्यू निकालनी है, हम पूरे फॉर्मूले को उसी की टर्म्स में लिखेंगे। सो क्या करना होगा हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को G की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो जब मैं G इज इक्वल्स टू लिखूंगा, सबसे पहले मैं स्क्वायर करूंगा इसका, तो T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन G, और फिर यहां से G की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर। ठीक, ऐसा लिख देने से अब मुझे कहीं पर भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? अब अगर हम यहाँ पर रिलेटिव एरर वाला कंसेप्ट लगाएं तो डेल्टा G बाई G इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर। इट्स अ कांस्टेंट अपीयर्ड इन दी डाटा, तो यहाँ पर क्या इसमें कोई भी एरर हो सकती है? आंसर इज नो। तो 4 पाई स्क्वायर या किसी भी तरह के कांस्टेंट जो कि आपको किसी भी एक्सप्रेशन में दिखेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उसको बस स्किप कर देना है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास L, तो L के लिए डेल्टा L बाई L, एंड अगला टर्म आता है T की पावर है 2, चाहे वो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर। आप पिछली कंसेप्ट की तरह से इसको ऊपर ले जाकर भी लिख सकते हो, बट जैसा कि मैंने बताया था आप नीचे भी लिखा रहने दे सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है? हमेशा प्लस। तो प्लस 2 बाहर आ जाएगा और T के लिए आप लिख रहे हैं, इसीलिए डेल्टा T बाय T यहां पर आपके सामने होगा। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट लाइन में मैं इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डेल्टा G बाय G इंटू 100 is equals to delta L by L into 100 plus 2 times delta T by T into 100 हमें ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा देखते ही क्या मिला मुझे मिला परसेंटेज एरर इन G
is equals to percentage error in L plus 2 times percentage error in T, right? अब सिर्फ जैसा हमने पहले किया था वैसे ही आपको यहां पर वैल्यू रखनी है। सो परसेंटेज एरर इन L कितना दिया हुआ है 1%, राइट? प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम कितना दिया हुआ है, इट इज 2%। फाइनली रिजल्ट कितना आ गया 2 twice 4 plus 1 यानी 5% यहां पर आंसर रहेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आप इसको करेक्ट आंसर कह सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आप कहीं भी किसी भी तरह के एग्जाम में, मैंने क्या बताया था, स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट या कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम और एनी काइंड ऑफ एग्जाम जिसमें 11th-12th का सिलेबस आता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एरर से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आए। यानी ये मानो कि एरर से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी के पूछे जाने की रहेगी। ऑलराइट, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इफ error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of the volume of the sphere will be। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है एंड इंटरेस्टिंग इज कि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको नीट में मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ मिलेगा। इवन जेईई मेंस में भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये मानिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ पर जैसे कि देखते ही पता लग रहा है इसका आंसर 6% आएगा। किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे इतनी जल्दी मैंने बता दिया सिर्फ देखने भर से कि इस क्वेश्चन का आंसर 6% आएगा। लुक क्लोजली, क्या गिवन है हमें यहाँ पर, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%। सो द डाटा व्हिच इज गिवन टू अस इज percentage error in the measurement of radius which is 2%। और पूछा है वॉल्यूम में बताइए। अब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। अब नोटिस करो यहां पर 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, सो डेल्टा v बाय v कितना होगा, कांस्टेंट वाला टर्म रिमूव करोगे तो 3 टाइम्स डेल्टा r बाय r यहां पर आ जाएगा। और इसीलिए मैंने आंसर डायरेक्टली दिया था। अब देखो 3 ये रहा, जैसे ही मैं 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, डेल्टा v बाई v इंटू 100 परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम बन जाएगा, डेल्टा r बाई r इंटू 100 परसेंटेज एरर इन रेडियस बन जाएगा। दैट मीन्स अगर हमने यहां पर डेल्टा v बाई v इंटू 100 किया, सो 3 डेल्टा r बाई r इंटू 100 ऐसा लिखते ही मुझे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस मिलेगा। दैट मीन्स 3 और ये कितना गिवन है मुझे यहां पर 2, सो आंसर विल कम आउट 6%। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सट्रीमली इजी, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस कहां पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन कई बार जैसा कि मैंने बताया रिपीटेडली पूछा गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें वैरायटी किस तरह की दी जा सकती है, हो सकता है कि वॉल्यूम की जगह पर आपसे एरिया पूछा जाए। आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए 4 पाई r स्क्वायर, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे इतना लिखना पड़ा कि सर क्या मजाक कर रहे हो कि 1 मिनट से ज्यादा तो आपको भी लिखने में लग गया। ट्रू, मुझे लिखने में लग गया, बट अगर मैं नहीं लिखता, इसको थोड़ा सा वर्बली सॉल्व करता, तो मुझे यहां पर कि वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई r क्यूब, एंड प्रैक्टिस मेक सेंस कि हमें इस पावर को बाहर मल्टीप्लीकेशन में लेकर जाना होता है, डेल्टा r बाई r लिखना होता है, बिकॉज ये सिंगल टर्म क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे परसेंटेज एरर यहां रखी जाएगी और 3 यानी पावर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ इमेजिन अगर मुझसे एरिया में एरर पूछी जाती, तो एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, स्क्वायर यानी पावर 2, तो मैं इस परसेंटेज को उस पावर से मल्टीप्लाई करता डायरेक्टली और आंसर हो जाता 4%। समझ आई बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स में मिलेंगे।
सभी तरह के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। अब एरर में एक स्पेशल काइंड ऑफ सिचुएशन बनती है। किस तरह? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। इसकी एरर की एनालिसिस हमें करनी पड़ती है। सीरीज कॉम्बिनेशन पर क्यों नहीं लिख रहा हूं? बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन सबको अच्छे से पता है। या फिर अगर मैं सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन को भी इंक्लूड करूं तो चलो अपनी हेडिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एंड दोनों को साथ में देख लेते हैं। राइट, तो अगर हमें सिर्फ कहा गया है दैट कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, अब अगर हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी एरर एनालिसिस इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ऑब्वियसली दो तरीके हमने पढ़े थे 10th क्लास में। नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ये कैसे होंगे? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सिर्फ हमें क्या दिखेगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? R1 प्लस R2, राइट, यानी सीधे सीधे एडिशन ऑफ टू रजिस्टर्स। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। डायरेक्टली जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? डेल्टा R इक्विवेलेंट will be equals to डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, राइट। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहां पर जिसमें हमें कुछ अलग से समझना हो, कुछ अलग से देखना हो। सो ऐसी कंडीशन में डेल्टा R इक्विवेलेंट हमारे पास इस तरह से आ चुका है। अब अगर हम यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जाएं, जो कि हमारा मेन फोकस रहेगा, तो ध्यान देंगे इस पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमारे पास क्या रहेगा? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही हमारे पास क्या होता है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, ये हमारे पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। अब क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, ना तो इसमें एडिशन लगेगा, ना ही सब्ट्रैक्शन, ना ही कोई पावर फॉर्मेट यहां पर लगेगा। समझ सकते हो? अगर ये सिंगल टर्म होता तब मैं पावर फॉर्मेट लगा सकता था, बट ये एडिशन भी यहां पर हो रहा है, इसलिए यहां पर जो रिजल्ट लिखा जाएगा, अभी मैं उसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, बट ये रिजल्ट कहां से आता है? तो इसको हम डेराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, जो आप आगे जाकर पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए यहां पर आप रिजल्ट याद रखेंगे। इसके लिए अगर मुझे एरर कैलकुलेट करनी है, तो द एरर will be found from the formula delta R equivalent upon R equivalent square is equals to delta R1 upon R1 square plus delta R2 upon R2 square। ठीक, हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है? तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक, जिसकी हेल्प से हम इन दोनों पार्ट्स को समझेंगे। तो अब अगर हम इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इफ टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर गिवन, देन फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशंस और नंबर 2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। सो अगर हम पहली कंडीशन के हिसाब से चले, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंड यहां पर डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं? 10 प्लस माइनस 0.5 को ऐड करने वाले हैं 20 प्लस माइनस 0.2 में। ठीक, ऑब्वियस है, प्लस वाली कंडीशंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट के साथ, यानी 10 प्लस 20 30, प्लस माइनस एरर को एरर के साथ, यानी 0.7 ओम, इस तरह से लिख सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप यहां पर चीजों को ऐड कर सकते हैं। पॉइंट आता है नंबर 2, अगर हम इसी डाटा को पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से कर रहे हैं,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को फॉलो किया जाता है। ठीक, अब अगर मुझे यहां पर चलना है, इसके साथ साथ एरर जब निकालनी रहेगी, सो हम डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट के स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, राइट, जो कि लेफ्ट वाले फॉर्मूले पर बेस्ड रहेगा। तो 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1, that means 1 upon 10 plus 1 upon R2, that means 1 upon 20। ध्यान रहे, लेफ्ट साइड हम एब्सोल्यूट क्वांटिटीज निकाल रहे हैं, जबकि राइट वाली साइड में we will use to calculate error। तो लेफ्ट वाली साइड सिर्फ एब्सोल्यूट क्वांटिटीज ही लिखी जाएंगी। कितना आया यहां से, एलसीएम लेने पर यहां पर हुआ 200, 2 प्लस 1 यहां, एंड एट लास्ट हमें रिजल्ट मिल जाता है R इक्विवेलेंट के लिए विच इज 200/3 ओम। इसको निकालना जरूरी है क्योंकि हमें राइट वाला डाटा भी तो सॉल्व करना रहेगा। ठीक, अब अगर हम राइट वाले डाटा में वैल्यू रखें तो देखिए, हमें डेल्टा R इक्विवेलेंट तो कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, दैट मींस 200/3 स्क्वायर is equals to delta R1 which was as per the given data, ये था हमारे पास 0.5। so 0.5 divided by 10 square plus delta R2 that means 0.2 divided by R2 square यानी 20 square। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ प्रॉपर्ली इनके एलसीएम लेकर, यानी डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 200/3 का स्क्वायर वहां भेजेंगे हम, तो 200/3 का स्क्वायर, एंड यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एलसीएम विल बी 200, यहां हो जाएगा 1 प्लस 0.2। कुछ इस तरह की कैलकुलेशन हमारे पास बचेगी। सो यहां पर जो एलसीएम आएगा दैट विल बी, ये 100 है, यहां पर ये 400 है, तो एलसीएम विल कम आउट 400, और 400 के लिए यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करते हुए दैट मींस ये होगा 2 प्लस यहां पर 0.2 ही रहेगा। अब ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इट इज 40,000 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 9, यहां पर न्यूमरेटर में इट इज 2.2 डिवाइडेड बाय 400। छोटी मोटी कैलकुलेशंस जैसे कि दोनों जीरोस कैंसिल, यहां से ये 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर 100 एंड 2.2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से कुछ आपको जो डाटा मिलने वाला है इट विल बी 220 डिवाइडेड बाय 9, ये डेल्टा R इक्विवेलेंट मिलेगा। इसको आप और क्या लिख सकते हो डिवाइड करके, तो यहां पर डिवाइड करके 24.4 ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो फाइनल रिजल्ट यहां पर क्या आ जाएगा, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो R इक्विवेलेंट रहेगा, R इक्विवेलेंट कितना था 200/3 प्लस माइनस 24.4 ओम, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें इसी को चूज करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, नॉर्मली सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपको डाटा दिया जाए बस उसको ऐड कर लेना है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन यू नीड टू थिंक अबाउट इट, किस तरह से सॉल्व करना है, जो फॉर्मूला दिया गया है आपको वही यूज करना है। कुछ पर्टिकुलर बुक्स में इसका अदर मेथड भी अवेलेबल है, डोंट बिलीव ऑन इट, ये आपका फुल प्रूफ तरीका है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो इसी से मैच करेगा किसी भी ऑथेंटिक सोर्स में। ओके